हेलो बच्चों, आज स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीके डिजिटल क्लासेस में। अगर आप इस साल एमपी बोर्ड या एनसीईआरटी सिलेबस से कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए सबसे बड़ा जैकपॉट होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं विज्ञान के अध्याय 1 के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के टॉप 50 क्वेश्चन। याद रखिए बच्चों, अगर बोर्ड परीक्षा में आपको टॉप करना है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूरे में से पूरे नंबर लाना ही होगा। और आज के इस सेशन के बाद इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपका गलत नहीं होगा, यह मेरी गारंटी है। तो जल्दी से जल्दी पेन कॉपी लीजिए और मेरे साथ साथ आपको भी टेस्ट लगाना है। और सभी लोग जब टेस्ट हो जाए तो सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख दें कि मेरे नंबर कितने आए हैं। जिसके भी जितने आए हैं वो अपने अपने नंबर उसमें लिख दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है भाग 1 से रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और संतुलन से। सबसे पहला आसान सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, Fe2O3 + 2Al ये दोनों जब अभिक्रियाएँ करेंगे तो +Al2O3 + 2Fe। तो ऊपर दी गई यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताओ। ये वाला क्वेश्चन 2PbOS + CS 2PbCO2 जी, इसका आंसर है सीसा अपचयित हो रहा है, CO2 अपचयित हो रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Fe2O3 Al2O3 और 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, यह है विस्थापन अभिक्रिया है। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। जब हम लोह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालते हैं तो क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन अच्छे से लगाते जाना, पेन कॉपी तेज से लिखते भी जाना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हिट और ट्रायल विधि। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर कौन से रंग की चमकदार ज्वाला उत्पन्न होती है। इसका आंसर है चमकदार श्वेत, सफ़ेद कलर की निकलती है। मैग्नीशियम को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को मैग्नीशियम कार्बोनेट की सुरक्षात्मक परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं बच्चों अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रियाएं आपस में कार्य करते हैं जो नया पदार्थ बनता है उसको अपन उत्पाद बोलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह एक ऊष्माक्षेपी और संयोजन अभिक्रिया है। देखो बच्चों, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दो अभिक्रियाएं होती हैं। इनमें क्या होता है कि ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा निकलती है, ऊष्माशोषी में ऊर्जा शोषित होती है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया की जाती है तो उसमें ऊर्जा निकलती है और दो चीज़ों का संयोजन होता है। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। देखो बच्चों, यहाँ पर चूना एक बार बुझा हुआ है, एक बार बिना बुझा हुआ। तो बिना बुझा हुआ जो चूना होता है उसका है फॉर्मूला CaO। और नेक्स्ट है बुझे हुए चूने का। अब पहले जो बिना बुझे हुए था, अब ये बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र। तो इसका सूत्र है CaOH का होल 2।
जब तक चूना बुझा हुआ नहीं रहता है तो उसको CaO बोलते हैं। ये पत्थर के फॉर्म में होता है और इससे सीमेंट वगैरह बनाया जाता है। जब अपन चूना बुझाते देते हैं तो इससे अपन पुताई करते हैं। बच्चों देखा होगा दीपावली में घर पर पुताई होती है ना, तो बुझा हुआ चूना होता है, उसका फॉर्मूला होता है CaOH2, ये वाला CaOH2। दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक क्यों आ जाती है? जैसे बच्चों अभी दीवार पे जब अपन लोग चूने से पुताई करते हैं तो उसमें चमक 2-3 दिन बाद आती है। क्यों आती है? उसका मेन कारण है CaO, कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट की परत। इसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं। संगमरमर, मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सूत्र है CaCO3। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन बच्चों रासायनिक में 2 परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में जैसे कि मान के चलो अपन लोगों ने लकड़ी को जलाया, तो लकड़ी को जलाने के बाद क्या वो लकड़ी को वापस अपन बना सकते हैं? नहीं बना पाएंगे। जैसे LPG को जलाया तो LPG जल गई और उसका जो रेसिड्यू बचा रहता है तो क्या उससे फिर से अपन LPG बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो ऐसी क्रियाएं, जैसे जल है, जल को उबाल कर वाष्प बनाना, तो जल को उबाल के वाष्प बना सकते हैं और वाष्प को अपन जल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। बर्फ़ को पिघला कर जल बनाना, बर्फ़ से जल बनाना, जल से बर्फ़ बनाना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। पानी का नमक में घुलना, ये भी परिवर्तन। लेकिन ये वाला जो है ये रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। LPG वाला है रासायनिक परिवर्तन। अब फिर आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में किसका ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि ना तो किसी चीज़ का अपन निर्माण कर सकते हैं ना तो किसी का विनाश कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या अधिक उत्पाद बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O के क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो इसका बच्चों रंग हरा होता है। ये आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट ही याद करने पड़ेंगे। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर जब भूरे रंग का ठोस बचता है उसे वह क्या है? वह है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपन को डायरेक्ट याद ही करने पड़ेंगे। चूना पत्थर CaCO3 को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 में बदलना कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन से रंग का धुआं उत्सर्जित होता है? तो लेड नाइट्रेट को जब अपन गर्म करते हैं तो उसमें जो धुआं निकलता है वो भूरे कलर का होता है। कौन सा होता है? भूरे कलर का। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। लेड नाइट्रेट के तापीय वियोजन के फलस्वरूप कौन सी गैसें प्राप्त होती हैं? इसमें गैसें होती हैं, 2 गैसें निकलती हैं, एक NO2 और O2। NO2 और O2। ये जो आपकी क्लास चल रही है, ये आपकी क्लास इसलिए ले रहे हैं क्योंकि MP बोर्ड में जो आने वाले एग्ज़ाम्स होंगे तो उसमें जो MCQ बनेंगे ये उसी के हिसाब से बनाया गया है PDF, ताकि आप लोगों को MCQ करने में समस्या ना हो। तो अपन ने आधा पड़ाव पार कर लिया है, लगभग 21 क्वेश्चन हो गए हैं। टोटल 50 क्वेश्चन रखे हैं इसमें आगे, तो थोड़ा टाइम और लगेगा और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जल के विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? इसमें होती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस। आगे चलते हैं। जल के विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी गैस एकत्रित होती है? जल के जब विद्युत अपघटन कहते हैं अपन
तो उसमें कौन सी गैस एनोड पर बनती है? बच्चों दो होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो एनोड पर ऑक्सीजन बनती है, एनोड पर अपनी ऑक्सीजन गैस बनती है। जल के विद्युत अपघटन में एनोड पर जो गैस एकत्रित हुई वो होती है ऑक्सीजन। और जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आयतन का अनुपात, देखो बच्चों 2H2O होता है, H2O, तो 2 होता है और O 1 होता है। कितना होता है? 2:1 H2O। हाइड्रोजन के 2 होते हैं, ऑक्सीजन का 1 होता है। सिल्वर क्लोराइड AgCl को सूर्य के प्रकाश में रखने पर और धूसर रंग का हो जाता है, यह किस अभिक्रिया के कारण होता है? यह होता है प्रकाश वियोजन के कारण। क्योंकि जब सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसको सूर्य के प्रकाश में रहते हैं तो प्रकाश वियोजन हो जाता है और उसका जो कलर है वो धूसर हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी, श्वेत श्याम फोटोग्राफी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में अपन AgCl और AgBr का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर है AgCl और AgBr। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग नीला कैसा हो जाता है? नीले से कैसा हो जाता है? तो वो हो जाता है मलिन हरा। जब लोहे की जो कील है उसको अपन कॉपर सल्फेट में डुबाते हैं, कॉपर सल्फेट का जो घोल होता है उसमें डुबा देते हैं, तो विलयन का रंग पहले नीला था तो उसके बाद वो मलिन हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों? मलिन हरा। आंसर ठीक है बच्चों। तो जो PDF है उसमें सारे आंसर भी दिए गए हैं, तो आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हो और मेरे साथ ही साथ में सीखते चलो। और सभी लोग अपने खुद से भी क्वेश्चन को लगा के देखना कि आपने कितने सही किए, तो उसको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल का नाम है PK डिजिटल क्लासेस। और अभी एक जो चैनल है अभी नया बना हुआ है, तो आप लोग यदि मेरा सपोर्ट करेंगे तो हम आपको ऐसे ही आगे वीडियो बनाते जाएंगे। साइंस की, सोशल साइंस की, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, सारी क्लासेस की आपको क्लासेस दी जाएंगी, जिससे आपका स्कोर बहुत ही अच्छा बनेगा। जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा क्लास 10th का, तो उसको बहुत अच्छा स्कोर बनेगा। तो प्लीज़ सभी लोग मुझे सपोर्ट करें। कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को कौन सा तत्व विस्थापित कर सकता है? कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को कौन सा तत्व विस्थापित करता है? तो कॉपर जो इसमें जो लोहा है, लोहा, क्योंकि लोहा होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है लोहा, क्योंकि जो लोहा होता है वो अधिक क्रियाशील है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। अभी हम MCQ लेके आए हैं, फिर एक दिन आपका वो पूरा चैप्टर समझा दिया जाएगा, क्योंकि MCQ में इतनी चीज़ें समझ में नहीं आ पाती हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरा सपोर्ट करें तो मैं आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट दूंगा और बहुत ही अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा। सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से किस रंग का अवक्षेप बनता है? इसमें बनता है सफ़ेद, श्वेत रंग का अवक्षेप बनता है। कुछ क्वेश्चन रहते हैं जिसे अपन को ऐसे याद करने पड़ेंगे। अब आ गया भाग 3 का रिडॉक्स ऊष्माक्षेपी शोषी संसारण के अभिक्रियाओं के बारे में। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या कहलाता है? उसको कहते हैं ऑक्सीकरण, उपचयन। ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है? उपचयन, ऑक्सीकरण। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास, निकलना या हाइड्रोजन का योग कहलाता है अपचयन।
इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन कम होती है और हाइड्रोजन बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं अपचयन। वह अभिक्रिया इसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं कहलाते हैं, उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। ऐसी अभिक्रियाएँ जिसमें उपचयन भी होता है, अपचयन भी होता है। तो उपचयन वो होता है, जैसे यहाँ पे था उपचयन, तो उपचयन वो होता है किसी अभिक्रिया ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो वो उपचयन होता है, और जब ऑक्सीजन निकलता है तो वो होता है अपचयन। ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों होते हैं, तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन भी होता है, अपचयन भी होता है। अभिक्रिया CuO प्लस H2 से Cu प्लस H2 में किसका अपचयन ऑक्सीकरण हो रहा है? बताओ किसका अपचयन हो रहा है? ऑक्सीकरण इसमें हो रहा है H2 का। क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्योंकि H2 था और C यहाँ पे जैसे CuO प्लस H2, तो ये वाला O इससे जुड़ गया है तो बन गया है H2O। ठीक है बच्चों, H2O बन गया है, तो इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। उपर्युक्त अभिक्रिया CuO प्लस H2, Cu प्लस H2 में किसका अपचयन हो रहा है? तो किसका अपचयन हो रहा है? CuO का। कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, और काला पदार्थ क्या है? जब अपन कॉपर चूर्ण को गर्म करते हैं तो उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्या होता है? यह काला पदार्थ होता है कॉपर ऑक्साइड CuO। श्वसन रेस्पिरेशन, जब अपन सांस लेते हैं, श्वसन तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, क्योंकि श्वसन में अपन लोग जब श्वसन करते हैं तो अपन लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है, तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती है जिसमें अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है। शाक सब्जियाँ, वनस्पति द्रव्य, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये है ऊष्माक्षेपी। क्योंकि जब शाक सब्जियाँ जो होती हैं, जो विघटित होती हैं, कंपोस्ट बनाती हैं, तो उसमें ऊर्जा निकलती है। ठीक है, जो मीथेन गैस वगैरह निकलती है ना, आपने सुना होगा कि जब मीथेन गैस निकलती है, शाक सब्जियाँ कहीं सड़ा देते हैं अपन लोग, तो उसमें से जो गैस निकलती है जो मीथेन कहलाती है, तो वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्योंकि जिसमें कुछ ऊर्जा बनती है वो ऊष्माक्षेपी है, और जिसमें ऊर्जा शोषित होती है वो ऊष्माशोषी है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं? देखो आ गया। अब ऐसी अभिक्रियाएँ जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऐसी अभिक्रियाएँ होती हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ वो होती हैं जिनमें ऊर्जा निकलती है। ठीक है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, अब लोहा है कहीं भी रखा हुआ है जहाँ पे पानी है, ऑक्सीजन मिल रहा है, पानी है, तो वहाँ पर लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाती है, तो ऐसी वस्तु इसको बोलते हैं संक्षारण। लोहे की वस्तु पर जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? संक्षारण। जब लोहा की वस्तु पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वो उस पर जंग लग जाती है और धीरे धीरे वो लोहा नष्ट हो जाता है। इसी को अपन संक्षारण बोलते हैं, रस्ट, जंग। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका देखो रासायनिक सूत्र ये है Fe2O3 और XH2O। इसमें पानी भी है, लोहा है, ऑक्सीजन है। लोहा तो पहले से था ही अपने पास, तो उसमें ऑक्सीजन मिला और पानी मिला तो जंग लग गई। इसी का सूत्र बनता है ये वाला Fe2O3 पॉइंट XH2O। अब चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना किसका उदाहरण है? चांदी के ऊपर जब काली परत चढ़ जाती है तो ये किसका उदाहरण है? ये संक्षारण का उदाहरण है। चांदी के जो गहने वगैरह होते हैं, मान के चलो उस पर चांदी काली पड़ गई तो वो संक्षारित हो रही है। जैसे लोहा है, लोहा में जंग लग जाती है, तो ऐसे ही
इसमें चांदी के ऊपर जब काली परत चढ़ने का मतलब है वो संछायत हो रही है, जंग लग रही है। तावे, कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ना किसका परिणाम है? अब कॉपर है उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाए तो वो भी संछाण है। ठीक है, जो तावा होता है वो हरा, उसके ऊपर हरे हरे कलर की रंग आ जाता है तो मतलब वो संछाण हो रही है। लोहे में जंग लगना संछाण, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना संछाण, तावे के ऊपर हरे रंग की परत का चढ़ना संछाण, ये सब संछाण होते हैं, जंग लगना होते हैं। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रह जाती है तो उसका स्वाद और गंध बदल जाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता, मतलब जैसे कोई भी चीज़ है रखा हुआ है, सड़ जाती है, उसका स्वाद और गंध बदल जाती है तो विकृत गंधिता बोलते थे, रैंसिडिटी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? रैंसिडिटी। अपन ने 45 क्वेश्चन कर लिए हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो अभी आप लोग अपने नोट्स बनाते रहना, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा। और इसका PDF भी डाउनलोड कर लेना, हम लिंक लगा देंगे। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर कौन सी गैस भरते हैं ताकि उसका उपचयन ना हो सके? आजकल जो चिप्स बनती हैं, चिप्स के पैकेट आते हैं तो उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं भरी रहती है। अगर ऑक्सीजन गैस भरेंगे तो वो चिप्स ख़राब हो जाएगी, खाने लायक नहीं रहेगी, इसलिए उसमें चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। कौन सी गैस भरी रहती है बच्चों? नाइट्रोजन गैस भर देते हैं तो चिप्स के पैकेट के अंदर जो चिप्स रखी रहती हैं वो ख़राब नहीं होती हैं और लंबे समय तक अपन लोग उसको खा सकते हैं। विकृत गंधिता को रोकने के लिए मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जैसे कोई चीज़ है सड़े ना, उसको रोकने के लिए अपन क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग तेलीय खाद्य पदार्थों के भंडारण में लंबे समय तक किया जा सकता है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन या हीलियम। ठीक है, जैसे अभी अपन लोगों ने पढ़ा था कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट में अपन लोग नाइट्रोजन गैस भरते हैं या हीलियम गैस। इससे क्या होता है कि जो चिप्स होती हैं वो रखी हैं तो उसमें चिप्स ख़राब नहीं होती हैं। ठीक है, वो लंबे समय तक अपन उसको रख सकते हैं। तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें उनको सुरक्षित रखने के लिए अपन नाइट्रोजन और हीलियम गैस भरते हैं। ये इसका सही आंसर। 2H2 + O2, 2H2 है, किस प्रकार की अभिक्रिया उदाहरण है? संयोजन इसलिए है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बना रहे हैं। दो चीज़ें जब मिलती हैं तो संयोजन अभिक्रियाएँ होती हैं। और जो वियोजन वाली अभिक्रिया जो है इसमें दो चीज़ें अलग होती हैं तो वियोजन होती है। ठीक है बच्चों, संयोजन में दो चीज़ें जुड़ जाती हैं और वियोजन में दो चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। तो ये वाली जो क्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। इसका सही आंसर जी नहीं सही है, ये वाला आंसर है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन में दो चीज़ों को जुड़ना, वियोजन में दो चीज़ों का अलग होना। चूने के पानी में अत्यधिक CO2 गैस प्रवाहित करने पर दूधिया रंग किस पदार्थ के बनने के कारण गायब हो जाता है? CaHCO3 2, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सही आंसर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे चूने का पानी है उसमें वो अपन ने बहुत अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित कर दी। ठीक है, जो चूने का पानी है उसका दूधिया रंग जो हो जाता है तो वो दूधिया रंग किस पदार्थ के बनने के कारण गायब हो जाता है? दूधिया रंग जो था वो गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। तो जो दूधिया रंग था चूने के पानी का, तो उसका दूधिया रंग गायब हो जाता है। किसके कारण? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण। आज अपन लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट। तो बच्चों, ये थे हमारे अध्याय 1 के टॉप 50 MCQ। अब जल्दी से जल्दी पूरी ईमानदारी के साथ
अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि 50 में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं, 40, 50 या पूरे 50। मैं खुद सबके कमेंट चेक करूँगा। अगर आपको इसकी PDF लिंक चाहिए तो नीचे मैं PDF लिंक लगा दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो PK डिजिटल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले धमाकेदार सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ठीक है बच्चों, तो मेरे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए। मैं आपको इसी तरह सारे सिलेबस को, साइंस का, SST का, हिंदी का, मैथ का, सभी सिलेबस को पढ़ाऊँगा और आगे इसी तरह आपको बहुत सी चीज़ें सिखाऊँगा। थ्योरी क्लास भी अच्छे से पढ़ाएंगे, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल भी पढ़ा दिया करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। छात्रों, क्या आप कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में विज्ञान में 100 में से 100 स्कोर करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। स्वागत है आपका PK डिजिटल क्लासेस के ऑफिशियल YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका विज्ञान का शिक्षक और अपने 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के पूरे निचोड़ के साथ आज हम करने वाले हैं शानदार महामैराथन। इस महामैराथन में 100 MCQ रहेंगे, जो आपके MP बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आज हम कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के 100 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण MCQ सॉल्व करेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो सीधे NCERT से लिए गए हैं और हर साल बोर्ड एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं और ये MP टेट, UP टेट, C टेट के एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये NCERT के मेन कंटेंट से लिया गया है। तो आप किसी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, MP बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, UP बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या C टेट की तैयारी कर रहे हो, तो ये सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। PK डिजिटल क्लासेस के नाम से चैनल है। अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देते हैं? बच्चों, इसमें हमने आपको सही उत्तर भी साथ में लिख के दिया है और उसको समझाया भी है, सॉल्यूशन भी बताया है कि जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन क्या है। तो बच्चों, आप अपने खुद से भी अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देते हैं? जो हमारा अम्ल होता है तो वो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। क्वेश्चन बदलते हैं बच्चों लाल में। व्याख्या है इसकी, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, जो अम्ल होता है वो अम्ल नीले को लाल कहता है और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। दूसरा क्वेश्चन है, क्षारक का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, कड़वा, नमकीन या मीठा? तो जो क्षारक का स्वाद होता है वो कड़वा होता है। कैसा होता है बच्चों? कड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर है? प्राकृतिक सूचक है अपना लिटमस। जो लिटमस पेपर होता है वो लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है, इसलिए यह एक प्राकृतिक सूचक है। इसका आंसर है लिटमस। फिनोल्फ्थेलिन सूचक क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग देता है? तो फिनोल्फ्थेलिन सूचक क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है। इसका आंसर है गुलाबी। इसकी व्याख्या ये है, व्याख्या है फिनोल्फ्थेलिन अम्लीय माध्यम में रंगीन रहता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है। ठीक है, अम्लीय माध्यम में रंगहीन रहता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है। अपना तीसरा क्वेश्चन है,
मैथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में कैसा रंग प्रदर्शित करता है? लाल रंग। कैसा करता है? लाल रंग। मैथिल ऑरेंज अम्ल में लाल या गुलाबी और क्षार में पीला रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंधीय सूचक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का उदाहरण कौन सा है? जो गंध देती है, जैसे प्याज है तो प्याज की बहुत ही गंध आती है, सभी को आती है, प्याज हो गई, तो ऐसा ही है इसमें वनीला, लौंग का तेल, प्याज। ठीक है, तो इसका आंसर है सभी। जो सभी हैं ये देते हैं गंध देते हैं सभी। नेक्स्ट है लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? तब यह बैंगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटमस पौधा। अब ये अपन ने पढ़ा था ऊपर लिटमस पौधे के बारे में। ये एक प्राकृतिक सूचक है। तो लिटमस पौधा लाइकेन को किस समूह से संबंधित है? तो लिटमस पौधा थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। ये सारे समूह होते हैं कि कौन कौन पौधे किस में आते हैं। टेरिडोफाइटा होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो इसमें जो लाइकेन है वो थैलोफाइटा में आता है। हल्दी का रंग क्षारीय माध्यम में कैसा होता है? हल्दी का रंग क्षारीय माध्यम में कैसा होता है? हल्दी का रंग क्षारीय माध्यम में भूरा लाल होता है। भूरा लाल क्यों होता है? कि साबुन कैसा होता है बेटा? साबुन होता है क्षारीय के संपर्क में आने पर कपड़े पर लगा हल्दी का दाग भूरा लाल हो जाता है। इसलिए जब अपन हल्दी वाले कपड़ों को अपन साबुन से धोते हैं तो वो भूरा लाल हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है और जल में H+ आयन देता है? अम्ल होता है। कौन सा होता है बच्चों? अम्ल। निम्न में से कौन सा पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है? निम्न में कौन सा पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है, जल में H+ आयन देता है? वो होता है अम्ल। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। नेक्स्ट है अधातु के ऑक्साइडों की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? अधातु के ऑक्साइडों की प्रकृति सामान्य कैसे होती है? सामान्यतः अम्लीय होती है। व्याख्या है अधात्विक ऑक्साइड जैसे CO2, O2, SO2 जल में मिलकर अम्ल बनाते हैं। अधातु वो होता है जिसमें धातु नहीं होती है। धातु के ऑक्साइड में प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? धातु के ऑक्साइड में प्रकृति सामान्यतः क्षारीय होती है। सिरके विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इसकी व्याख्या है सिरके में 4 से 6% एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल को ही एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। नेक्स्ट है संतरे और नींबू में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल। संतरे और नींबू में मुख्य रूप से साइट्रिक अम्ल होता है। सभी खट्टे फल साइट्रस फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या है? इमली में पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या है? इमली में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है टार्टरिक अम्ल। क्या नाम है? टार्टरिक अम्ल। क्या इमली में टार्टरिक अम्ल प्रचुर मात्रा में होता है। सभी बच्चों इसको जो क्वेश्चंस हैं इनको पेन कॉपी लेके लिखते जाना साथ में। इससे क्या होगा, आप जब रिवीजन करोगे तो आराम से बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, पुलिस में, रेलवे में, MP टेट में, UP टेट में। तो आपको आगे ये फ़ायदा करेंगे। और आपका जो मेन MP बोर्ड का एग्ज़ाम है इसमें भी तो आने ही वाले हैं। खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? दूध दही में अम्ल जो होता है वो होता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल।
व्याख्या, दूध के लैक्टोज को लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। जैसे दूध है तो दूध में जो लैक्टोज पाया जाता है उसको एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, वो बैक्टीरिया क्या कहता है, लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है और दूध दही बन जाता है। टमाटर में कौन सा कार्बनिक अम्ल प्रचुर मात्रा में होता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है बच्चों? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में मुख्य रूप से ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड है? HCl। कौन सा है बेटा? HCl। HCl जल में पूरी तरह आयनीकृत होकर अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं। जो HCl होता है बहुत ही प्रबल अम्ल है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ही ताकतवर एसिड है HCl। HCl अपने पेट में भी पाया जाता है, स्टोमक में। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है? वीक एसिड, CH3COOH। वीक एसिड का मतलब है कि ये उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है, और जो प्रभावशाली होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और जो प्रभावशाली नहीं होता है वो दुर्बल होता है, वीक एसिड। तो CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है और स्ट्रॉन्ग है HCl। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार बोलते हैं, एल्कली। सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, ठीक है। जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उसको अपन क्षार बोलते हैं। जैसे कि नमक जल में घुल जाता है तो वो क्षार है, एल्कली है। नेक्स्ट है, जब अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। इसकी व्याख्या है ये, अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि अम्ल और धातु क्रिया करके क्या बनाते हैं और कौन सी गैस निकालते हैं। तो अम्ल और धातु आपस में जब क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच किस प्रकार की जाती है? इसका आंसर है जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर पॉप ध्वनि के साथ, क्योंकि जो हाइड्रोजन है ना वो बहुत ही अत्यंत ज्वलनशील है, पॉप ध्वनि के साथ जलती है। जहाँ से भी हाइड्रोजन गैस निकलती है वहाँ पे अपन लोग मोमबत्ती लेके जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही जल्दी वो जल जाएगी और ध्वनि निकलेगी, पॉप की ध्वनि आएगी, साउंड आएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया से क्या बनता है? जब जिंक की अपन जो क्रिया है वो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो क्या बनता है? तो इसमें बनता है सोडियम जिंकेट, लवण और हाइड्रोजन गैस। इसका आंसर है बी वाला, Na2ZnO2+H2। ये जिंक है, Zn है, Zn और सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na भी है, हाइड्रोजन भी है, सोडियम भी है, Na हाइड्रोजन भी है। तो ये जब दोनों क्रिया करेंगे तो सोडियम जिंकेट लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। एक लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनेगी। धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं? धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं? CO2। कौन सी बनाते हैं? CO2। धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल, धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ मिलता है तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो लवड़ी बनता है, जली बनता है, गैस भी
बनती है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर उद्दीया क्यों हो जाता है? जो चूने का पानी है उसमें अपन CO2 गैस को प्रवाहित करेंगे तो उद्दीया क्यों हो जाएगा? क्यों? क्योंकि CO3 है उसका श्वेत अवक्षेप बनने के कारण। ये है इसका व्याख्या। CO3 का श्वेत अवक्षेप बनने के कारण व्याख्या है अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट। अघुलनशील मतलब जो घुलता नहीं है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो घुलता नहीं है बनने से पानी दुधिया दिखता है। चूने के पानी में अत्यधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने से दुधियापन क्यों गायब हो जाता है? तो जल में घुलनशील CaHCO3 बनने के कारण। जैसे अभी अपना CO2 गैस को अपन चूने में पानी प्रवाहित किया 25 वाले क्वेश्चन में, तो CaCO3 का श्वेत अवक्षेप बन रहा था। अब वो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है कि चूने के पानी में अत्यधिक मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में CO2 प्रवाहित करें तो दुधियापन गायब ही हो जाएगा। तो उसका सही आंसर है कि जल में घुलनशील CaHCO3 बनने के कारण, जल में जो घुलनशील है CaHCO3 ये जल में पूरा घुल जाता है, इस वजह से दुधियापन गायब हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जल में पूरी तरह से घुलनशील है, इसलिए जो दुधियापन है वो गायब हो जाता है। अभी बच्चों अपने 27 तक अपन आ गए हैं। अभी 100 क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों को पानी वानी पीना हो तो पी लीजिए, क्योंकि अभी अपन को पूरी मैराथन है 100 क्वेश्चन की है, पूरी करना है। अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया जिससे लवण और जल बनते हैं क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। अम्ल है, अम्ल में अपन ने क्षार मिला दिया तो एक दूसरे न्यूट्रल हो जाते हैं, तो उसी को अपन बोलते हैं उदासीन। मतलब कोई जैसे जल है, जल का pH मान होता है उदासीन होता है, तो इसी तरह ये है। कि अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर उदासीन बनाते हैं, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया का सही सामान्य समीकरण कौन सा है? अब समीकरण कोई पूछे कौन सा समीकरण है, तो अम्ल और क्षार मिलते हैं जब, तो लवण बनता है और जल बनता है। यही अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कहते हैं, तो जो भी बनता है वो उदासीन हो जाता है, इसी क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। उसमें लवण और जल बनता है। कॉपर ऑक्साइड CuO के में तनु HCl मिलाने पर विलीनीकरण कैसा हो जाएगा? नीला हरा। एक ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे। कॉपर ऑक्साइड में तनु HCl मिलाने पर उसका जो कलर है वो नीला हरा हो जाएगा, क्योंकि कॉपर क्लोराइड CuCl2 बनने के कारण विलीनीकरण हरा नीला हो जाता है। इसमें से CuO में से Cu जाएगा और HCl में से Cl, तो CuCl2 बन जाएगा और HO अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो कलर है वो नीला हरा हो जाएगा। अभी हम ये मैराथन क्वेश्चन ला रहे हैं MCQ के फॉर्म में, फिर कभी कभी हम आपको पूरी क्लास देंगे जो थ्योरी की रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और इसी तरह हम MCQ बनाएंगे और आपको एक पूरी क्लास भी देंगे, समझाएंगे टॉपिक बाय टॉपिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? इसका नाम है Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर सकता है। उभयधर्मी वो होता है जो दो चीज़ें परफॉर्म करे।
तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है। देखो यहाँ पर अम्ल और क्षार उभयधर्मी। इसका आंसर है Al2O3। सभी अम्लों में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? हाइड्रोजन। इसका आंसर है बेटा हाइड्रोजन। सभी अम्लों में प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। कोई भी अम्ल हो, जैसे HCl है, HCl में क्या है? हाइड्रोजन है। तो जो भी अम्ल होता है उसमें हाइड्रोजन होता ही है। ग्लूकोज और एल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों नहीं करता? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ग्लूकोज और एल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों नहीं करता? देखो, विद्युत का चालन करने के लिए अपन को कुछ आयनों की जरूरत पड़ती है। तो इसमें आंसर है क्योंकि जल में आयन के होकर H+ आयन नहीं देते हैं। विद्युत चलने के लिए मुक्त आयन की उपस्थिति आवश्यक है। विद्युत चालन के लिए अपने पास मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो नहीं होते हैं, तो H+ आयन नहीं देते हैं, इसलिए ग्लूकोज एल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि शुष्क अवस्था में H+ आयन पृथक नहीं होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। जल की अनुपस्थिति में HCl अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। अम्ल को तनुकृत डाइल्यूट करते समय क्या करना चाहिए? जो अम्ल है उसको अपन को तनुकृत करना है, तो क्या करना चाहिए? जल में धीरे धीरे हिलाते हुए अम्ल मिलाना चाहिए। जल में धीरे धीरे हिलाते हुए अम्ल मिलाना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि अम्ल में जल मिलाने से अत्यधिक ऊष्मा के कारण विस्फोट हो सकता है। यदि अम्ल में अपन जल मिलाने से अत्यधिक ऊष्मा निकलती है तो विस्फोट हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे हिलाते हुए अम्ल मिलाना चाहिए पानी। जल में अम्ल को क्षारक घुलने की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? ये होती है ऊष्माक्षेपी। हमने तुम्हें कल भी बताया था पिछली वीडियो में कि जो ऊष्माक्षेपी विक्रियाएँ होती हैं वो ऐसी होती हैं जिसमें ऊष्मा निकलती है। तो अम्ल में जल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? जब अम्ल में जल में जब अपन अम्ल या क्षारक को घोलते हैं तो उसमें ऊष्मा निकलती है। यह एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तनुकरण प्रक्रिया में प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? सांद्रता कम हो जाती है। तनुकरणीय प्रक्रिया में प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता पर क्या पड़ता है? सांद्रता कम हो जाती है। किसी भी चीज़ को अपन जैसे तनु करेंगे तो उसमें सांद्रता कम ही हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक जल में पूरी तरह आयनीकृत होकर OH आयन देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है। वह यह एक ऐसा क्षार है जो जल में पूरी तरह आयनीकृत होकर OH आयन देता है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का वास्तविक रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का वास्तविक रंग कैसा होता है? नीला। जो कॉपर सल्फेट होता है उसके क्रिस्टल का वास्तविक रंग नीला होता है। CuSO4.5H2O जो कॉपर सल्फेट है ना, उसका जो कलर है वो नीला होता है। कॉपर सल्फेट, ये इसका सूत्र CuSO4.5H2O। यदि किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तो उसका pH मान क्या होगा? उसका pH मान घटता है। सभी लोग अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं और जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख भी दें कि हमें 100 में से कितने मार्क्स आए हैं। यदि किसी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है तो उसका pH मान घटता है। H+ आयन सांद्रता बढ़ने पर अम्लता बढ़ती है, pH मान घटता जाता है।
मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन का जो ब्लड होता है उसका जो पीएच मान होता है वो लगभग कितना होता है, उसका पीएच मान होता है 7.4। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ चुका है और ये आते भी हैं, इसलिए इनको याद करना बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच स्केल में पी किस जर्मन शब्द से लिया गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे, जैसे पीएच स्केल वाला। पीएच स्केल में पी किस जर्मन शब्द से लिया गया है, तो ये जर्मन शब्द है पोटेंज। पोटेंज के जर्मनी भाषा में जो अर्थ होता है उसका होता है शक्ति। तो पोटेंज का मतलब होता है शक्ति। ठीक है बच्चों, तो पीएच स्केल जो पी है, पी का मतलब है पोटेंज। एक उदासीन विलयन में पीएच का मान कितना होता है। कोई चीज़ उदासीन है, ना अम्ल है ना क्षार है, उदासीन है, तो उसका मान पीएच मान होता है 7 होता है, तो वो उदासीन होता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 0 से 7 के बीच है तो क्या होगा, वह अम्लीय होगा। ठीक है बच्चों, जो पीएच मान होता है वो 0 से 14 तक होता है, तो जो 0 से 7 तक होता है तो अम्लीय होता है। जो 7 पर होता है वो उदासीन होता है, और 7 से 14 तक जो होता है वो क्षारीय होता है। ये सब पीएच स्केल का मान होता है। ठीक है बच्चों, जैसे पीएच स्केल यहाँ ऐसे बना दो 0, 7, 14, तो जो यहाँ रहेगा अम्ल, इस साइड रहेगा क्षार। 0 से 7 तक अम्ल, 7 से 14 क्षार। ठीक है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से 14 के बीच है तो अप्रदर्शित कहता है। अभी बताया था मैंने, क्षारीय। 7 से 14 है तो क्षारीय, 7 से 7 है तो उदासीन, और 7 से कम है तो अम्ल। नेक्स्ट आ गया अम्लीय वर्षा। अभी वर्षा होती है ना, तो अम्लीय वर्षा होती है। पानी बरसता है तो उसके साथ अम्ल मिलकर आता है, तो उसका जो पीएच मान होता है वो 5.6 से कम होता है। किससे कम होता है, 5.6 से कम। 5.6 से कम पीएच होने पर उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। पानी जो बरसता है उसके साथ जब अम्ल गिरता है तो उसका जो मान होता है पीएच मान वो 5.6 होता है, 5.6 से कम होता है। हमारे पेट अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उत्पन्न होता है, HCl। कौन सा होता है बेटा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये लिखा है। अपने पेट में अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपच के समय पेट में दर्द से राहत पाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एंटासिड। एंटासिड अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देता है। अपने पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो दर्द होता है, तो उसके लिए एंटासिड का उपयोग करते हैं ताकि वो अम्ल को उदासीन कर दे, तो अपने पेट का दर्द मिट जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग कितना होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच मान लगभग 10 होता है, एक दुर्बल क्षार है। अभी हमने बताया था कि अम्लीय जो होता है 0 से 7 होता है, और 7 उदासीन होता है, और 7 से जो 14 होता है वो उदासीन होता है। तो 7 से 14, 7 नंबर पर 7 के जो पास होगा, जैसे 7.1, तो ये प्रबल क्षार होगा। और यहाँ पर 13 किसी का 5 है तो ये दुर्बल होगा। कैसा होगा बेटा, दुर्बल क्षार होगा। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका पीएच मान कितना हो गया, इसका पीएच मान हो गया है 10, तो ये दुर्बल क्षार है, दुर्बल में आ गया। मुँह का पीएच मान कितने से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। जैसे अपने दांत हैं तो पता चला कि दांत खराब होने लगे हैं, दांत क्षय होने लगा है, तो अपने मुँह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर इनेमल संक्षारित होने लगता है। अपने जो दांत होते हैं वो इनेमल के बने रहते हैं, जो पीएच मान होता है 5.5 से कम हो जाता है तो इनेमल संक्षारित होने लगता है। दांतों का इनेमल
शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, किसका बना होता है? अपने जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है वो इनेमल है, और यह कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है इनेमल। यह कैल्शियम हाइड्रोक्सोएपेटाइट कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप है। मधुमक्खी का डंक में कौन सा अम्ल होता है? मधुमक्खी के डंक में मैथोनिक अम्ल होता है। इसको अपन फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं। मैथोनिक अम्ल और फार्मिक अम्ल एक ही होता है। तो मधुमक्खी जब काटती है इंसानों को तो उसमें जो अम्ल छोड़ती है शरीर में वो मैथोनिक अम्ल है, उसी को अपन फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं। तो बच्चों, अपन ने अभी 50 क्वेश्चन पार कर चुके हैं और 51 पे आ गए हैं। अपनी आधी मैराथन अभी समाप्त हो गई है, अब आधी मैराथन और बची हुई है। तो आधी मैराथन के लिए अभी आपको और रुकना पड़ेगा, पानी वानी पी लो, थोड़े आराम करना है तो आराम कर लो, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, लेकिन आपको क्लास पूरी देखना है, क्योंकि पूरी क्लास देखने से क्या होगा कि आपका जो 100 क्वेश्चन MCQ हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 52 वाला। मधुमक्खी के डंक मारे गए स्थान पर राहत के लिए किसका उपयोग उपयुक्त है? किसका उपयोग करें? जब मधुमक्खी ने अपन को काट लिया तो अपन को आराम मिल जाए, इसके लिए अपन किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो बेकिंग सोडा। कौन सा? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा दुर्बल क्षारक है, वो अम्ल के साथ क्रिया करता है तो और वो उदासीन बना देता है। अभी अपन ने पढ़ा था ना कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके उदासीनीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो वही चीज़ है कि डंक मधुमक्खी ने काट लिया तो मधुमक्खी के में पाया जाता है मैथोनिक अम्ल, तो उसको अपन क्षार, बेकिंग सोडा जो है वो क्षार है, तो क्षार से अपन उसको क्रिया करा देंगे तो उदासीन हो जाएगा, तो अपन को आराम मिल जाएगा। नेटल के पौधे के पत्ते के चुभने पर कौन सा अम्ल स्थापित होता है? अब नेटल एक पौधा होता है, उसके पत्ते किसी को चुभ जाएं तो उसमें से कोई अम्ल निकलता है, उसका नाम बताओ। उसका नाम है मैथोनिक अम्ल। जो नेटल की पत्तियां होती हैं, नेटल की पत्तियों के बालों में मैथोनिक अम्ल निकलता है, ठीक है। नेटल एक पौधा है, उससे मैथोनिक अम्ल निकलता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेटल के पौधों के पास नेटल के पौधे के पास कौन सा पौधा उपचार के लिए उगता है? डॉग का पौधा। डॉग के पौधे की पत्ती प्रकृति क्षारीय होती है। अब नेटल का पौधा है वो अम्ल है, डॉग का जो पौधा है उसके पत्ते की प्रकृति क्षारीय होती है। ये दोनों अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना देंगे? उदासीनीकरण प्रक्रिया को अपनाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का pH मान लगभग कितना होता है? इसका 14। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का pH का मान लगभग कितना होता है? 14। यह एक अत्यंत प्रबल क्षार है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके विलयन का मान 14 होता है और एक प्रबल क्षार है। यदि मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो तो उसमें किसान क्या मिलाता है? उसमें बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना मिलाता है किसान, ताकि मिट्टी की अम्लता दूर हो जाए। शुक्र ग्रह का वायुमंडल किस अम्ल के बादलों से बना है? सल्फ्यूरिक अम्ल। शुक्र ग्रह है अपना, तो शुक्र ग्रह के वायुमंडल में के जो बादल हैं वो किस अम्ल के बने जाते हैं? वो बने जाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के। सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे सफ़ेद और पीले बादल हैं। सार्वत्रिक सूचक क्या है? सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण।
यह अलग अलग पीएच पर अलग अलग रंग दिखाता है। सार्वत्रिक सूचक वह सूचक होता है जो अनेक सूचकों का मिश्रण हो और यह अलग अलग पीएच पर अलग अलग रंग दिखाता है। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति उदासीन होती है। कैसी होती है बच्चों? उदासीन। सोडियम क्लोराइड NaCl नमक। जो सोडियम क्लोराइड होता है वो नमक होता है NaCl। और इसकी जलीय विलयन है उसकी प्रकृति उदासीन होती है। यह एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है। जो सोडियम क्लोराइड है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का जब मिलके लवण बनाते हैं। पहले अपन पढ़ चुके हैं इसके बारे में। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होता है? 7 के बराबर। अभी अपन ने बताया कि जो प्रबल अम्ल होता है और प्रबल जो क्षार होते हैं वो आपस में क्रिया करते हैं तो उदासीन लवण बनाते हैं। वो उदासीनी इसी प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं जिसका पीएच मान होता है 7। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण की प्रकृति कैसे होती है? अम्लीय। अब देखो यहाँ पे अम्ल प्रबल है तो अम्लीय हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक। क्योंकि यहाँ क्षारक प्रबल है तो क्षार बनेगा, यहाँ पर अम्ल प्रबल है तो अम्ल बनेगा। ठीक है। तो जो चीज़ प्रभावशाली होगी वही बनता है। जैसे यहाँ पर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक तो अम्लीय है। यहाँ पर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक प्रबल है तो 7 से अधिक। जो 7 से अधिक होता है वो क्षार होता है तो यहाँ पे आंसर होगा 7 से अधिक। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? अभी बताया था मैंने, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक जो अपन खाते हैं वो NaCl होता है, इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। इसका सूत्र है NaCl। खनिज नमक रॉक सॉल्ट का रंग भूरा क्यों होता है? जो खनिज नमक होता है रॉक सॉल्ट होता है उसका रंग भूरा क्यों होता है? अपद्रव्यों के कारण, सदी से जमा अशुद्धियाँ अपद्रव्य कारण से रंग भूरा होता है। अब जैसे जो खनिज नमक है रॉक सॉल्ट है उसमें बहुत ज़्यादा और इम्प्योरिटीज होती हैं, बहुत चीज़ें मिली रहती हैं तो उसके कारण उसका रंग भूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर कौन सी प्रक्रिया होती है? NaCl मतलब नमक। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर कौन सी प्रक्रिया होती है? क्लो क्षार प्रक्रिया है। इसमें क्लोरीन गैस और क्षार बनते हैं। जब NaCl के जलीय विलयन में अपन विद्युत प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्लोरीन गैस बनती है और एक क्षार बनता है NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? क्लोरीन गैस। एक एनोड पर एनोड होता है, कैथोड होता है। ठीक है। तो एनोड पर जो गैस होती है वो क्लोरीन गैस मुक्त होती है। इसी में नेक्स्ट क्लोर क्षार प्रक्रिया में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पर होती है हाइड्रोजन गैस। तो अपन को याद रखना है कि जो क्लोर क्षार प्रक्रिया है तो इसमें जो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनेगी और एनोड पर बनेगी क्लोरीन गैस। इसको याद कर लेना है। क्लोर क्षार प्रक्रिया में कैथोड के पास कौन सा मुख्य रसायन बनता है? इसका रसायन बनता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब क्लोर क्षार प्रक्रिया होती है तो कैथोड के पास कौन सा मुख्य रसायन, जो मेन रसायन होता है वो NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, CaOCl2। विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से क्या बनता है? शुष्क चूना बुझा हुआ है लेकिन वो शुष्क है तो उसको क्लोरीन गैस से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो अपन का विरंजक चूर्ण बनता है। जैसे CaOH का होल 2 बुझा हुआ चूना है, सूखा है, शुष्क है, Cl2 क्लोरीन गैस है तो ये क्या बनाएंगे? CaOCl2 + H2O विरंजक चूर्ण बनाएंगे और पानी बनाएंगे। ठीक है। पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त करने किसका उपयोग किया जाता है?
पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया? जैसे पीने का पानी है तो उसको अपन को जीवाणु से मुक्त करना है, जीवाणु से फ्री करना है, तो अपन लोग उसमें क्या मिलाएंगे? उसमें बनाएंगे अपन विरंजक चूर्ण। इसमें देखो ऑप्शन है धोवन सोडा, बेकिंग सोडा, जिप्सम, ये सब नहीं, अपन उसमें विरंजक चूर्ण मिलाएंगे, क्योंकि क्लोरीन की उपस्थिति कारण या कीटाणुनाशक का काम करता है। कभी कभी अपन क्लोरीन भी मिलाते हैं। बेकिंग सोडा को खाने का सोडा ही बोलते हैं। रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही बोलते हैं। और बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से क्या प्राप्त होता है क्रिस्टल के फॉर्म में? तो Na2CO3 प्लस 10H2O, तो Na2CO3 पॉइंट 10H2O। Na2 सोडियम कार्बोनेट को जब पानी से क्रिया कराते हैं तो धोवन सोडा बनता है। क्या बनता है? धोवन सोडा, धोने वाला सोडा, जिससे अपन कपड़े वगैरह साफ करते हैं। तो Na2CO3 पॉइंट 10H2O। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा NaCO3। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं MP बोर्ड, UP टेट, MP टेट सभी एग्ज़ाम में आने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और NCERT सीधे लिए गए हैं। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? अब जल है, जल में स्थायी कठोरता मतलब खारा पानी, तो वो कठोर जल होता है। जो मृदु पानी होता है वो सॉफ्ट वाटर होता है। अब जल में आ गई स्थायी कठोरता, तो उसको दूर करने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। वो कौन सा होता है? सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा कठोर जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को अवक्षेपित कर देता है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणु की संख्या को क्या कहते हैं? क्रिस्टलन का जल। क्या कहते हैं इसमें? क्रिस्टलन का जल। जिप्सम का सही रासायनिक सूत्र। अब जिप्सम का रासायनिक आपको याद ही कर लेना, CaSO4.2H2O, 2H2O, CaSO4.2H2O। इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी कहते हैं, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। अब ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। अब ये कुछ सूत्र हैं, ये आपको याद करना पड़ेंगे। इसका भी है CaSO4.1/2H2O। यहाँ 2 था जिप्सम में, इसमें 1/2 है। इसे कैल्शियम सल्फेट एल्डिहाइड कहते हैं। देखो दोनों का नाम सेम है, बस थोड़ा यहाँ 2 है, यहाँ 1/2 है। कैल्शियम सल्फेट एल्डिहाइड, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाई मतलब 2, एल्डिहाइड मतलब आधा। जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने पर वह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है? ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब हड्डियां टूट जाती हैं किसी की, तो डॉक्टर जो लोग हैं उसके जैसे किसी का हाथ टूट गया, तो डॉक्टर जो लोग हैं वो हाथों में कुछ बांध देते हैं ना, वाइट ताकि हड्डी यहाँ, उनका हाथ यहाँ वहाँ ना हिले, स्थिर रहे, तो उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो जिप्सम से बनाते हैं। किससे बनाते हैं बेटा? जिप्सम से। जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर पेरिस बन जाता है? अब जिप्सम में है, अपने पास जिप्सम है, जिप्सम को अपन ने गर्म किया और प्लास्टर पेरिस बना दिया। ठीक है, वो अपने पास कोई मरीज आया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसको प्लास्टर पेरिस लगा देगा, तो उसकी जो हड्डियाँ हैं वो हिलेंगी नहीं, जुड़ जाएंगी। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना पड़ता है जिप्सम को। इससे वो क्या होता है? वो प्लास्टर पेरिस बदल जाता है। और केल्विन में इसका मान है 373 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं? वही आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जब किसी की हड्डी टूट जाती हैं तो जो वाइट कलर का लगा देते हैं डॉक्टर, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता किससे? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। अभी अपन पढ़ चुके हैं, जिप्सम से बनता है। और जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर वह प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर अपना किस कठोर पदार्थ बदल जाता है? जिप्सम। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसमें अपन ने जल मिला दिया तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस था, उसमें अपन जल मिला दिया तो कठोर पदार्थ बन जाएगा जिप्सम, कि यह वापस जिप्सम का क्रिस्टल रूप ले लेता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला। देखो अम्ल आपको याद कर लेना है, ये दोनों अम्ल नीले से लाल को और क्षार लाल को नीला, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्षारक का स्वाद कैसे होता है? क्षारक का स्वाद कैसा होता है? क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, इससे आपका भी क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो क्षार का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। कैसा होता है बच्चों? कड़वा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर पढ़ चुके थे अपन? लिटमस पेपर लाइकेन का बना होता है, यही प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर है। ये अपन पढ़ चुके हैं क्वेश्चन पहले। फिनोल्फथैलेन सूचक क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग देता है? गुलाबी। कौन सा देता है? गुलाबी। फिनोल्फथैलेन अम्लीय माध्यम में रंगहीन रहता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है। ठीक है, तो जो फिनोल्फथैलेन होता है वो क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है और अम्लीय माध्यम में रंगहीन रहता है। मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में कैसा रंग प्रदर्शित है? मेथिल ऑरेंज लाल रंग। गंधीय सूचक ऑल्फैक्टरी वनीला, लौंग का तेल, प्याज, ये सब अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑल्फैक्टरी गंध देते हैं, उपयुक्त सभी आएगा इसमें। नेक्स्ट है लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? यह बैगनी। लिटमस जो विलयन होता है ना तो अम्ल है ना क्षार, तो किस रंग का होगा? वो होगा बैगनी, उदासीन। व्याख्या उदासीन अवस्था में लिटमस का वास्तविक रंग पर्पल होता है, बैगनी होता है। जब जो लिटमस होता है जब ना तो वो क्षार होगा ना वो अम्ल होगा, तो उसका जो कलर होगा वो बैगनी कलर का होगा। लिटमस पौधा लाइकेन किस समूह से संबंधित है? लिटमस पौधा लाइकेन थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। हल्दी का रंग क्षारीय माध्यम में, अब अपन पहले कह चुके हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। हल्दी का रंग क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाता है? क्षारीय माध्यम भूरा लाल। हल्दी है, हल्दी कपड़ों में लग गई, अब अपन ने साबुन से उसको धोया तो जो हल्दी का दाग है वो भूरा लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों? भूरा लाल। ये प्रैक्टिकल तो आप घर पे भी कर सकते हो, कपड़ों पर हल्दी लगा दो, उसको साबुन से धो दो तो भूरा लाल आ जाएगा। अपने 90 क्वेश्चन नंबर पे आ गए हैं। अब ये बच्चों सारे क्वेश्चन देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये सारे एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है और जल में H+ आयन देता है? अम्ल। कौन सा है? अम्ल। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन देते हैं। धातु अधातु के ऑक्साइड में प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। अधात्विक ऑक्साइड जैसे CO2 SO2 जल में मिलकर अम्ल बनाते हैं। CO2 हो गया, H2 हो गया, जल में के साथ मिलते हैं अम्ल बनाते, तभी तो अम्लीय वैसा होती है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धातु की ऑक्साइड क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। धातु के जो ऑक्साइड हैं उनकी प्रकृति होती है क्षारीय। धातु के ऑक्साइड जल में घुलते हैं, क्षार बनाते हैं। सिरके विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विनेगर में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरके के 4-6% एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल को ही अपन एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किसी का नाम है तो आपको याद करना है। एसिटिक अम्ल है तो उसको एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। तो सिरका होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है संतरे और नींबू में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है? संतरे और नींबू में
साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सभी खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? इमली में पाया जाने वाला टार्ट्रिक अम्ल। ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। इमली में पाया जाने वाला कौन सा अम्ल है? टार्ट्रिक अम्ल। खट्टे दूध दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? लैक्टिक अम्ल। पहले ही पढ़ चुके हैं। जो लैक्टिक अम्ल होता है वो खट्टे दूध दही में उपस्थित होता है। दूध में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। वो दूध के लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है और अपना दूध खट्टा हो जाता है और दही बन जाता है। टमाटर में कौन सा कार्बनिक अम्ल प्रचुर मात्रा में होता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। जो टमाटर खाते हैं उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड है? HCl। अभी अपन ने बताया था ना, अपने अमाशय में भी पाया जाता है HCl, और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जल में HCl जल में पूरी तरह आयनीकृत होकर अधिक मात्रा में H+ आयन देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल वीक एसिड है? CH3COOH। ये दुर्बल अम्ल है CH3। इसको अपन एसिटिक अम्ल, एक कार्बनिक और दुर्बल अम्ल है। अब बच्चों अपना लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जल में घुलनशील क्षारक को क्या बोलते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। तो बच्चों आज हम अपन लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये अध्याय 2 के 100 सबसे दमदार MCQ हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने ये 100% अच्छे से समझ लिए तो बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आज का आपका फाइनल स्कोर 100 में से कितना रखा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और PK डिजिटल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही NCERT की डीप लर्निंग के लिए और अगले चैप्टर की मैराथन के लिए मुझसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। देखते रहिए और सीखते रहिए। हमारा यही गोल है कि हम बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाएं। तो बच्चों, ये आपका 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।